लोकतंत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी गुजरात की। जी हां, 2 दिन के दौरे पर हैं गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला भी उन्होंने रखी है। ये देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज होगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा है कि भारत अब दुनिया के उन देशों की कतार में खड़ा हो रहा है जहां से ग्लोबल फाइनेंस को दिशा दी जाती है। और इससे पहले कल उन्होंने 1000 करोड़ की लागत वाली साबर डेयरी परियोजना की आधारशिला रखी। पीएम मोदी का पिछले 5 महीने में राज्य का ये 7वां दौरा है और जुलाई महीने में दूसरा दौरा है। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी के दौरे अहम माने जा रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हर महीने गुजरात का दौरा कर रहे हैं, तो कांग्रेस के बड़े नेता मैदान से नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखें। बीजेपी के लिए गुजरात चुनाव प्रतिष्ठा का मुद्दा बना हुआ है। जुलाई महीने में दूसरी बार गुजरात पहुंचे पीएम मोदी ने गांधीनगर की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय की बुनियाद रखी। साथ ही पीएम मोदी ने गिफ्ट सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज और NSE IFSC SGX कनेक्ट की भी शुरुआत की। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि अब भारत दुनिया के अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर जैसे उन देशों की कतार में खड़ा हो गया है जो दुनिया की वित्तीय व्यवस्था को दिशा देते हैं। ये सरकार ने 3,500 રૂપિયામાં પડે જરા બોલશો તમે કેટલામાં? 3,500 રૂપિયાની એક થેલી કેટલા? જરા બોલો ને, યાદ રહે, કામમાં આવે। 3,500 રૂપિયા કેટલા? અને સરકાર ખેડૂતોને કેટલામાં આપે છે? 300 રૂપિયામાં। 3,500 ની થેલી મારા કિસાન ભાઈઓને બોજ ન પડે, આખા દેશમાં માત્ર 300 રૂપિયામાં આપવામાં આવે છે। पीएम मोदी ने गिफ्ट सिटी में IFSC मुख्यालय की इमारत का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये भवन भारत को दुनिया का आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए बहुत से अवसर पैदा करेगा। मेरा यो भी सौभाग्य रहा कि प्रधानमंत्री के रूप में आजादी के लिए आदिवासी समाज के योगदान को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का भी अवसर मिला है। हमारी सरकार ने 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा एमना जन्मदिवस ने जनजातीय गौरव दिवस तरीके आखो देश मनावे ये हमें निर्णय कर्यो छे। हमारी सरकार देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम इन सेनानियों की याद में विशेष संग्रहालय भी बनवा रही है। पीएम मोदी ने एक दिन पहले 1000 करोड़ की लागत वाली साबरकांठा की साबर डेयरी योजना की भी नींव रखी थी। पीएम मोदी का पिछले 5 महीने में गुजरात का 7वां दौरा है। पीएम मोदी के दौरे से प्रदेश में चुनावी माहौल बनाया जा रहा है। वहीं पीएम आदिवासियों पर खास तौर पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि गुजरात में आदिवासियों की तादाद काफी है और वो परंपरागत रूप से कांग्रेस का समर्थन करते हैं। साबरकांठा डेयरी के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने का सेहरा अपने सिर बांधा। It is coming to Asia for the first time in 3 decades. It had the highest ever number of countries participating. It had the highest ever number of teams participating. It had the highest number of entries in the women's section. यही वजह है कि कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। कांग्रेस जहां छोटे छोटे गैर जरूरी मुद्दों पर दिल्ली में फंसकर रह गई है, वहीं मोदी हर दौरे में गुजरात के लिए कुछ नई सौगात देकर जाते हैं। वहीं चुनावी लड़ाई में आम आदमी पार्टी भी खासी सक्रिय नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल हर महीने गुजरात का दौरा कर रहे हैं। इसी महीने उन्होंने सोमनाथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना की थी। केजरीवाल ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का फॉर्मूला यहां भी इस्तेमाल किया
और जब पीएम मोदी ने इसे रेवड़ी कल्चर बताया और कहा कि इससे विकास पर बुरा असर पड़ता है, तो केजरीवाल ने मुफ्त बिजली को भगवान का प्रसाद बताते हुए उद्योगपतियों की कर्ज माफी को लेकर तंज कसा। दिल्ली के कामों को रोकना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर जो शानदार काम हो रहे हैं, सिंगापुर की सरकार पूरे दुनिया के मेयर बुलाए उन्होंने, और केजरीवाल को बुलाया कि आके इनको जरा सा सिखाओ कि आप दिल्ली में क्या काम कर रहे हो। इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है। दिल्ली के कामों की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ट्रंप साहब की वाइफ आई थी, वो हमारे स्कूल देखने जाती हैं। ये हमारे दिल्ली के कामों को रोकना चाहते हैं। खासकर दिल्ली में एजुकेशन और हेल्थ में बहुत शानदार काम हुए, इसीलिए उन्होंने पहले हेल्थ मिनिस्टर को जेल में डाला और अब एजुकेशन मिनिस्टर को। वहीं कांग्रेस के बड़े नेता मैदान से नदारद हैं। जून में राहुल गांधी सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने पहुंचे थे, तब उन्होंने भी आदिवासियों के सम्मेलन को संबोधित किया था, लेकिन उसके बाद से पार्टी के किसी बड़े नेता का गुजरात दौरा नहीं हुआ है। यहां तक कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का 20 जुलाई का दौरा भी सोनिया गांधी से पूछताछ के दौरान दिल्ली में धरना प्रदर्शन की वजह से टल गया। यहाँ कांग्रेस 1995 से सियासी वनवास झेल रही है, तो बीजेपी लगातार 26 साल से सत्ता में है। हालांकि अब बीजेपी के लिए भी चुनाव कुछ मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा को अवसर में बदलना खूब जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो गुजरात के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए अब कितनी चुनौतियां गुजरात में हैं, क्योंकि ये त्रिकोणीय मुकाबला फिलहाल दिखाई दे रहा है। ऐसे में इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कंचन द्विवेदी जी हैं, स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत है आपका। जया ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि स्पोक पर्सन है कांग्रेस की, बहुत स्वागत है जया जी आपका। रमेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, जो कि स्पोक पर्सन है आम आदमी पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। और रवि अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, सर बहुत स्वागत है आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत कंचन जी आपके साथ करते हैं। कितनी चुनौतियां गुजरात में आप देख रहे हैं, क्योंकि आप पूरी जी जान झोंक दी है भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में। हाल ही में विधानसभा चुनाव वहां पर होने हैं और ऐसे में आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर उन्हें एनडीए का प्रत्याशी बनाकर उनको राष्ट्रपति बनाया, और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि देखिए राष्ट्रपति क्योंकि आदिवासी को बनाया गया और आदिवासियों की ही तादाद गुजरात में सबसे ज्यादा है, तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि पूरा का पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी का गुजरात पर टिक गया है? जी नेहा जी, देखिए ये जो भी चुनाव हो रहे हैं या फिर जो भी स्थितियां हैं, आप जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने काम को अपने विकास मॉडल है, अपने विकास के लाइन पर हर समय खड़ी रहती है। उसके कोई भी कार्यकर्ता या फिर बड़े आला नेता कभी रुकते नहीं है, कभी ठहरते नहीं है, कभी ये नहीं सोचते कि चुनाव हो गया चलिए हम बैठ जाते हैं। यही बात गुजरात के लिए क्या, देखिए पक्ष हमारा भी कह सकता है, क्योंकि उनका फर्ज भी बनता है तो कहना भी चाहिए उनको, लेकिन ये हमारा कार्य है कि हमें अपनी चीजों को फोकस करना है। और हम जानते हैं कि पहली बात तो साधारण क्षेत्र नहीं है, वहां से आप बता रही है हमारे प्रधानमंत्री ध्यान दे रहे हैं, तो क्यों ध्यान नहीं, क्योंकि हमारा एक विशेष लोग वहां रहते हैं और अच्छी हुई जहाँ पर भी हमें कमियां नजर आती है। आदिवासी लोगों के लिए बहुत सही सोचा गया में, और गुजरात रहता है। हम चाहते हैं कि जो भी हमारे पिछड़े लोग, जो कि हमारे दलित लोग, वो भी निचले स्तर से आने वाले लोग हैं, उनको किया जाए, वो कहीं से भी बराबरी करने से बैठ ना जाए। ये हमेशा से हमारे में रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस पर काम करती हुई है। इसका अच्छा उदाहरण हमारे देश के लिए आज मिल रहा है। आपके मुर्मू को जो आज सर्वोच्च मिला हुआ है प्रथम महिला देश की, मैं कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को देश समझ रहा है। हमारा उत्तर प्रदेश पूरे भारत की बात करते हैं, सारी चीजें से समझा जा रहा है। दोबारा से सरकार आना, दोबारा से एक जो एक करने जाने वाला था वो भी चला गया, वहां से भी दोबारा से जीत गए। इसके बाद में सारे लोगों की प्रसन्नता जो है वो हमारे लिए उम्मीद कर सकते हैं। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मूड में रहती है और ये हमने देखा भी है कि किस तरह से जी जान झोंक देती है अगर चुनाव होते हैं तो उसमें फतेह हासिल करने के लिए। लेकिन जया जी, सवाल इस बात को लेकर 1995 से चलता आ रहा है वनवास कांग्रेस का, खत्म होगा क्या गुजरात में? मुझे नहीं लगता अभी फिलहाल तो
खत्म हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी एक प्लानिंग के तहत कांग्रेस को फंसाए हुए है, चाहे वो ईडी में हो, और जिस तरीके से वो एक नए नए अटैक कर रहे हैं सोनिया जी पे, उनकी गरिमा को धूमिल करने की कोशिश करी, चाहे वो स्मृति ईरानी जी हो, ये बिना सोचे कि वो एक तरफ तो महिलाओं की बात करते हैं, उनके सम्मान की बात करते हैं, तो जब सोनिया गांधी जी की बात आती है तब वो सम्मान और सारी चीजें कहाँ चली जाती हैं। एक सीनियर सिटीजन के हिसाब से भी देखा जाए तो उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है वो बहुत ही निंदनीय है, और बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपने चुनावी मोड में ही होती है। आप इस चीज को प्लीज समझें। अब अगर तुमने राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने देखी एक महिला, दलित महिला का फेस रखा, मैं उसकी प्रशंसा करती हूँ, पर क्या सिर्फ एक महिला ही हमारे देश में है दलित, कि आप उसे दिखा के आप सारे दलित की वोट ले लेंगे? उन महिलाओं का क्या जो घर पे बैठी हुई है, उन युवाओं का क्या जो बेरोजगार है? आप निचले तबके के जब व्यक्ति की बात करते हैं तब उसे हर चीज अफेक्ट करती है, चाहे वो डीजल पेट्रोल के बढ़े हुए दाम हो, गैस सिलेंडर के दाम हो, कि उसे हर दिन सफर करना पड़ता है। तो उनकी बात कहाँ की जा रही है? जहाँ एक तरफ करोड़ों रुपए लेके गुजरात से आप लिस्ट उठा लें तो कुछ नहीं होगा, तो 15 व्यक्ति आपके लिस्ट में आ जाएंगे गुजरात से बिलोंग करते हो, करोड़ों रुपए लेके भागे हुए। जहां ये एक तरफ वादे किया करते थे कि 15 लाख रुपए देंगे हर सीजन के बैंक में, तब जाके ये सत्ता में आए। ठीक है कंचन जी, जवाब दे दीजिए जल्दी से। कह रहे हैं कि देखिए मुद्दों पे आप चुनाव नहीं लड़ते हैं, जो महंगाई, जो बेरोजगारी, जो भ्रष्टाचार की खबरें जो निकल के सामने आ रही है वो तो आप लोगों के लिए मुद्दा ही नहीं है। आदिवासी महिला को अगर राष्ट्रपति बना दिया तो वो आपके लिए बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, और उसी को प्रधानमंत्री भी कहते हैं और उस पर कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। क्या वाकई जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो आपके लिए मुद्दा नहीं है? जाति, धर्म और संप्रदाय से उठकर क्या नहीं सोचना चाहिए क्या? बिल्कुल नेहा जी, देखिए अभी आपने सुना इस प्रकार से हमारी प्रवक्ता बोल रही है। मुझे थोड़ा सा आप स्पष्ट करवा दीजिए इनसे कि स्मृति ईरानी जी ने गलती की है या फिर कांग्रेस के चौधरी जी ने गलती की है? गलती किसने की? महिला का अपमान किसने किया? स्मृति ईरानी जी ने तो महिला के अपमान अपोलोजाइज किया कि मेरी गलती है, मैंने मानी। क्या स्मृति ईरानी जी अपनी गलती मान रही है कि किस तरीके से उन्होंने व्यवहार किया है? आप इसका आंसर देंगे? को रोके आप जी 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 जी, तो मुझे स्पष्ट है ये तो वही हो रहा ना, उल्टा चोट बाल काटे। एक तो आपके कांग्रेस के नेता हमारी सबसे वरिष्ठ महिला का अपमान करते हैं। मैं फिर से हमारी और आपकी क्या इसमें, वो देश की राष्ट्रपति है, इसमें हमारी और आपकी क्या मतलब है कंचन जी? देश की राष्ट्रपति है ना। मैं सब बोल रही हूँ, आप गलत समझ, यही बोला वो हमारी है, मतलब हमारी से सब आ जाते हैं। हमारे देश की राष्ट्रपति है, उनको उनकी भी राष्ट्रपति है, उन्होंने इसको नहीं रखा और उसने उनका अपमान किया। इस विषय पर आकर के आपको भी उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, और आप स्मृति ईरानी जी के लिए जिन्होंने महिला का सम्मान किए, उनसे बोला कि आप सम्मान करें, तो हमारी दया को लग रहा है उन्होंने अपमान कर दिया। ये देश अच्छी तरह समझता है। देखिए कंचन जी, उनसे जो गलती हुई थी उन्होंने उस चीज को माना है कि उनसे गलती हुई है, और वो स्लिप ऑफ टंग था। लेकिन उस चीज का मुद्दा बना के आप जो वोट हथियाने की कोशिश कर रहे हैं और जो एजेंडा चला रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो दलित विरोधी है या आदिवासी विरोधी, ऐसा नहीं है। कांग्रेस हमेशा इन लोगों के साथ खड़ी हुई है। आप इतिहास उठा के देख लें, और एक महिला को दिखा के आप जो वोट की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं उसको प्लीज वो तो अपमानित करते हुए हमेशा से आ रहे थे, जब से नहीं, अब सवाल ये भी है ना जया जी कि चलिए भारतीय जनता पार्टी तो चुनावी मोड में रहती है, और ये कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रहा है। प्रधानमंत्री के लगातार दौरे हो रहे हैं, तमाम और नेता भी गुजरात में जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो मैडम नदारद दिखाई दे रही है। कांग्रेस के बड़े नेता मैदान से नदारद है। जून में राहुल गांधी पहुंचे थे, सत्याग्रह आंदोलन में वो शामिल हुए थे, तब उन्होंने आदिवासियों के सम्मेलन में एक संबोधित किया था गुजरात में, और उसके बाद से पार्टी के किसी भी बड़े नेता का गुजरात का दौरा नहीं हुआ। जून में पहुंचे थे, जुलाई का एंड आ गया, लेकिन अभी तक कोई दौरा नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी हफ्ते में 15 दिन में लगातार दौरे कर रही है। यहां पर सवाल इस बात को लेकर, आप ये कह रहे हैं कि चलिए वो तो चुनावी बोर्ड में है, क्रेडिट ले रहे हैं, महिला को राष्ट्रपति बना के उसका भी क्रेडिट खाने की कोशिश कर रहे हैं, आदिवासियों के नाम पर कहीं ना कहीं चुनावों को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके कांग्रेस के नेता कहाँ है मैडम? निश्चित रूप से ये भी जाएंगे, और जितना हो सकेगा
अच्छा काम करेंगे। देखिए, हमारी पार्टी हमेशा इन लोगों के साथ खड़ी रही है और जितना हो सकता है इनकी जो मदद हुई है, जो विकास हुआ है, वो आप उठा के देख लें इतिहास, तो कांग्रेस के द्वारा ही हुआ है। इनके बीजेपी के कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों का विकास हुआ है, वो भी आप उठा के देख लें। और इस बारे में मैं कंचन जी से जानना चाहूंगी कि ये जो पैसा गया है गुजरात से, वो वापस कब आएगा? मोदी जी तो जा रहे हैं गुजरात से, लेकिन जो लोग चले गए उनके वापसी की कुछ खबर है? ठीक है, उनका रुख मैं करूं उससे पहले मैं एक सेकंड कंचन जी, मैं रमेश जी का रुख कर लेती हूँ। मेरे पास और भी गेस्ट है, मैं आती हूँ। रमेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जो रेवड़ी कल्चर जिसका जिक्र आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाता है, हमने मुफ्त में 300 यूनिट बिजली दे दी, हमने पानी मुफ्त में दे दिया, ये जो रेवड़ी कल्चर आप लोगों ने शुरू किया, ये देश के हित में नहीं है। जी बहुत बढ़िया, थोड़ा सा टाइम दिए जी। बहस की शुरुआत इससे हुई है कि भारतीय जनता पार्टी एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना करके आदिवासियों का वोट खींचने का प्रयास कर रही है। इससे बड़ी शर्मिंदगी और कोई नहीं हो सकती, इससे बड़ा डर और कोई नहीं हो सकता। आप राष्ट्रपति के पद पर कोई भी आसीन हो, उसके जाति, उसके समुदाय, उसके धर्म के नाम पर वोट खींचने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला अपराध है ये कि राष्ट्रपति के पद का राजनीतिकरण किया जाए, ये तो करना ही नहीं चाहिए। अब राष्ट्रपति बना दिया, चुनाव में 2 उम्मीदवार होते हैं, एक हारता है एक जीतता है, वो बन गई, वो देश की प्रथम नागरिक हो गई, मामला वही खत्म होना चाहिए। अब उनके नाम का प्रयोग करके वोट खींचने की राजनीति अगर होगी तो उसका मतलब कि राष्ट्रपति के पद पर भी राजनीति करने के लिए वो दूसरे राजनीतिक दलों को भी आवाहन कर रहे हैं। ये बड़ी गलत परंपरा की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री जी 7 बार गए, जुलाई में 2 बार गए। वैसे तो अब उनका गृह प्रदेश गुजरात नहीं है, अब उनका गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश है, जहां से वो सांसद है। लेकिन फिर भी हम मान भी ले कि गुजरात उनकी राजनीतिक प्रयोगशाला रही है, फिर भी ये डर दिखाता है। कोई और राज्य आपको याद है जहां चुनाव से 6 महीने पहले प्रधानमंत्री खुद 7-7 बार जाए, रोड शो करें, नई नई परियोजनाओं की सौगात लगाना शुरू करें? अब तक कहाँ थी ये परियोजना? यूपी का चुनाव भूल गए हैं क्या आप? यूपी का चुनाव भूल गए हैं क्या? प्रधानमंत्री के सबसे ज्यादा दौरे वहां पर हुए हैं, यूपी का चुनाव भूल गए हैं क्या आप रमेश जी? चुनाव के पहले 6 महीने पहले सर मैं बात कर रही हूँ, 6 महीने पहले 6 महीने पहले तो ये प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री आदतों में शुमार है, या फिर यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को एक चुनौती के तौर पर लेती है कि जहां जहां पे चुनाव होते हैं प्रधानमंत्री खुद जाके वहां पे मोर्चा संभालते हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मैडम अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी जाके वहां मोर्चा संभाले, लेकिन ये भी शो करता है कि वहां की जो सरकार है या वहां का जो प्रादेशिक स्थानीय नेतृत्व है वो कितना इनकॉम्पिटेंट हो गया। अरे पूरे गुजरात को नशे का प्रदेश बना दिया। अडानी पोर्ट पर कितना गांजा, कितनी स्मैक, कितनी हीरोइन पकड़ी जा रही है। 30,000 करोड़ रुपए के मूल्य की नकली शराब बिक रही है वहां, जिसे केमिकल कह के प्रचारित करने का प्रयास हो रहा है। सूरत में रोज शराबबंदी के दौर में भी शराब पकड़ी जा रही पुलिस के द्वारा। ये जो पर्दा है ना, विदेशी मेहमान आते हैं तो अहमदाबाद को पर्दे से ढक दिया जाता है। अरे हिम्मत है तो विदेशियों के सामने भी अपना विकास दिखा के दिखाओ। वापी की सड़कें, अभी फोटो आई थी, इतने गड्ढे हैं उसमें, इतने गड्ढे हैं कि पता नहीं चलता सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। ये जो विकास का फर्जी मॉडल क्रिएट किया गया है ना, जो सिर्फ प्रचार के लिए क्रिएट किया गया है, इस बार इसकी पोल खुल जाएगी। मेरे सवाल का जवाब भी दिया आपने। हाँ, अब मैं आता हूँ रेवड़ी पे। 11 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों का माफ किया गया। ये रेवड़ी किसको दी गई? बुंदेलखंड का एक्सप्रेस में 14,800 करोड़ का बना, जगह जगह से उखड़ गया पहली बारिश में। ये रेवड़ी किसको दी गई? अगर वो 11 लाख करोड़ रुपए ही मैडम वापस आ जाए ना, तो इस देश का बहुत सारा कर्जा खत्म हो जाएगा। तो ये जो रेवड़ियां है, और जो भी कांग्रेस की प्रवक्ता इशारा कर रही थी, मैं तो नाम लेके बोलूंगा, मी और मोदी, मेहुल चोकसी कितने पैसे लेकर के भाग गए वो लोग। आज तक
उनको लाने की छोड़िए, उनकी लेटेस्ट फोटो नहीं ला पाए कि विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी दिखते कैसे हैं। फोटो ला के दिखा दो भाई, ला तो पाओगे नहीं। 6 साल से कोशिश चल रही लाने की, और भागे वो इनके ही शासनकाल में थे। यही थे प्रधानमंत्री, यही विदेश मंत्रालय इनके हाथ में था, कैसे भाग गए वो, और आज तक लाया नहीं जा सका। तो रेवड़ी बांटने वाली बात नहीं है। बात ये है कि जनता के लिए जो डेमोक्रेटिक सेटअप होता है उसमें जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी कौन समझ रहा है। और 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्री ने पंजाब में दिया, क्या गलत कर दिया भाई? आप बिजली फ्री लेते हो, पानी फ्री लेते हो, मकान फ्री लेते हो, बंगला फ्री लेते हो, 3-3 पेंशन फ्री वहां लेते तो हो। आपका फॉर्मूला कामयाब हो गया, लेकिन गुजरात में होगा या नहीं, इस पे तो निगाहें सभी की टिकी हुई है। रवि जी, आपका रुख कर लेती हूँ। ये मुकाबला कितना दिलचस्प आप मानते हैं? क्योंकि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी भी बहुत जोर शोर के साथ इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है। हालांकि पिछली बार भी लड़ा था, कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। इस बार भी जोर शोर के साथ वहां पर चुनावी मैदान में उतरी हुई है। ऐसे में कितना दिलचस्प ये मांगते हैं और क्या मानते हैं कि वाकई त्रिकोणीय मुकाबला है गुजरात में? देखिए, मुझे लगता है आपके चैनल के कहना चाहता हूँ कि आज पूरा देश गर्व कर रहा है कि उन्हें एक भारतीय जो है आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिली है। अगर कोई कहता है कि शर्म आती है, मुझे बहुत बुरा लगा ये बात, क्योंकि वो एक ऐसी राष्ट्रपति भारत को मिली है कि वो आदिवासी है, हमें गर्व होना चाहिए। दूसरी बात देखिए, वो एक सेकंड रमेश जी ने जिस बात का जिक्र किया था, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रही हूँ रवि जी, लेकिन उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये क्लेम लेती है तो मुझे शर्म आती है। ये चीज उन्होंने कही थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि राष्ट्रपति अगर आदिवासी बन जाती है तो हमें शर्म आती है, ये वर्ड नहीं। चलिए आपकी बात आपने ठीक क्लियर कर दी, पर मैं समझता हूँ ये त्रिकोणीय मामला फिलहाल देखिए, जहाँ तक कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस फिलहाल पूरी तरह से दिल्ली में उलझी हुई है। खासकर जिस प्रकार से ईडी जांच चल रही है, लगातार सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी पर लगातार दबाव बना रहे, उसके बाद जो है पूरी कांग्रेस के बड़े नेता कहीं ना कहीं पूरी तरह से उलझे हुए हैं। बात आती है आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी कुछ जब से पंजाब जीती है उसके हौसले बुलंद है, और खुद केजरीवाल भी अगले 10 दिनों में करीब 4 दिन वहां पे रहने वाले हैं। उनके कई योजना है वहां पे, प्रोग्राम कार्यक्रम है। और खुद नरेंद्र मोदी जी पिछले काफी समय से लगातार गुजरात के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस बार कांग्रेस वहां कुछ अच्छा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी नुकसान दे सकती है। क्योंकि आम आदमी पार्टी नुकसान इसलिए दे सकती है क्योंकि जिस प्रकार से 300 यूनिट फ्री बिजली की बात आती है, तो यही फॉर्मूला पंजाब में पास हो गया। लेकिन ये सबसे बड़ी बात, एक मोदी जी ने एक बात कही कि आप 300 यूनिट बिजली दे रहे हैं, रेवड़ियां बांट रहे हैं, और उस पर केजरीवाल जी कहते हैं कि ये तो प्रसाद है। मैं ये समझता हूँ किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर फ्री कर देने की बजाय मैं समझता हूँ रोजगार की बात होनी चाहिए। मतलब जो मेन मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, कोरोना से देश निकला है, ऐसे टाइम पे वो सब मुद्दे साइड में हो गए हैं। आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ वो बात हो रही है कि किसी प्रकार से सत्ता में आने के फॉर्मूले पर अपनाए जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मैं समझता हूँ लोगों के बीच में कहीं ना कहीं, लेकिन ये एक बात मैं और क्लियर कर दूं, क्योंकि 1995 के बाद कांग्रेस लगातार वनवास झेल रही है और अभी भी कोई अच्छा नहीं कर पाई। लेकिन जिस प्रकार वो एक्टिव मोड में ही नहीं दिखाई दे रही कांग्रेस पार्टी, तो गुजरात विधानसभा चुनाव में एक्टिव मोड में ही नहीं दिखाई दे रही। लग ही नहीं रहा कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे चुनाव लड़ भी रही है। आप समझिए, सारे कांग्रेस के बड़े नेता इस समय दिल्ली में हैं और लगातार जिस प्रकार से प्रेशर जो है सड़कों पर है, आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मतलब ये गुजरात दिखाई नहीं दे रहा, हिमाचल प्रदेश दिखाई नहीं दे रहा, अभी फिलहाल बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल रखा है और किसी प्रकार से वो तेजी दिखाई नहीं दे रही। वहीं आम आदमी पार्टी तेजी तो दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में गुजरात जीतना इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल, गुजरात जीतना इतना आसान नहीं होगा। इतना जरूर है कि वो नुकसान कर सकते हैं, जैसे 300 यूनिट की बात होती है या दूसरे मुद्दे को लेकर। ये बात सही है कि लेकिन सर वो नुकसान किसका करेंगे, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे। और खास मेहमान हमारे साथ है, माफ कीजिएगा यहाँ रोक रही है। जाहिर तौर पर सीधा मैं रुख अभी कंचन जी का कर लेती हूँ, क्योंकि ये कहा गया है, जब प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं कि रेवड़ी की कल्चर देश हित में नहीं है, तो कंचन जी अब सवाल ये है कि जिस बात का जिक्र भी रमेश जी कर रहे थे, कह रहे थे रेवड़ी कल्चर देश हित में नहीं है, लेकिन जो देश हित में है ऐसा काम हो रहा है क्या देश में? कई उदाहरण भी इन्होंने दिए थे जी, कई उदाहरण भी इन्होंने दिए, ललित मोदी, नीरव मोदी और तमाम। तो ये सब जो कल्चर चल रहा है वो देश हित में है क्या?
कि देश हित में क्या है और क्या नहीं, देश को अच्छी तरीके से पता चल रहा है और इसलिए देश हर जगह भारतीय जनता पार्टी पसंद करती जा रही है। इसलिए मैं नहीं समझती कि इसके उदाहरण लेने की आवश्यकता है। पक्ष है वो अपना काम कर रहे हैं। एक बात मैं जरूर कहूंगी कि जो हमारे देश को कांग्रेस के शासन टाइम में, फिर सपा के शासन टाइम में और फिर अब जो हमारा टाइम आया है, जिन जिन चीजों की जरूरत थी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, इसलिए कि जनता उन चीजों को समझ रही है। आवास नहीं था, आवास दिया, विकास नहीं था, विकास दिया, रोड नहीं थे, रोड दिया, जल साफ नहीं मिल रहा था, जल की व्यवस्था हुई, हर एक लिंक रोड आज हमारे यहाँ पर सुधरे हुए हैं, एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं, हॉस्पिटल 75 जिलों में हमारे सारी जगह पर। अभी रमेश जी को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि वहाँ पर नशे का कारोबार चल रहा है गुजरात में, खास तौर पे शराब बंदी होने के बावजूद भी शराब धड़ल्ले से बिक रही है। ऐसा गुजरात बना के दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और अब जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने, वो गांधी जी का गुजरात है और मुझे नहीं लगता कि इन सारी चीजों से उन पर इल्जाम लगाना चाहिए। बाकी मैं दिल्ली के बारे में इनको बता दूं, शायद इनको मालूम ना हो, इन्फॉर्मेशन इनको ना मिली हो। आप भी जानती होंगी दिल्ली में ये सारे जो कार्य होते हैं ना, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि गुजरात, उत्तर प्रदेश में कहीं ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं होते होंगे। ये बात आप जाके पता करिए दिल्ली में, तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। बाकी मैं अपनी बात जरा कह दूं, जया जी बहुत प्रकार से बातें कर रही थी, नारियों के लिए बात कर रही थी, और उनके जो कांग्रेस के नेता हैं, आप सब समझ रही हैं, हंगामा बुरी तरीके से 2 दिन से चल रहा है क्योंकि उनके कांग्रेस के नेता ने ऐसा कुछ बोला है। बाकी सोनिया जी के लिए बोला, आपने कांग्रेस के लिए बोला, बहुत साफ सफाक कांग्रेस है, दूध की धुली कांग्रेस है, तो एक ऐसा कुछ बोला था चीजें। तो मैं बता दूं उनको कि अगर राहुल जी इतने साफ सफाक होते तो बिना नौकरी किए और बिना कोई काम किए वो किसी भी प्रकार से ब्रिटेन में जो 85% का जो उनका चीजें और गाना हक था ना, वो नहीं होता। दूसरी बात, वो नौकरी नहीं करते हैं, उन पर तो नोटिस भी चिपक गया, 650 करोड़ का नोटिस चिपका दिया गया। तो इन सारी चीजों से पता चलता है कि रुपया कौन लेकर के भागता है, रुपया कौन भरता है, रुपया के हिसाब से क्या किया। बाकी देश की जो स्थिति और दुर्दशा, गरीबी कांग्रेस को तब नहीं याद आती जब उनके पर नाना से लेकर के, दादी से लेकर के, पापा से लेकर के, मम्मी से लेकर के आप तक चीजें आ जाती हैं, तब उनको बिल्कुल देश की गरीबी याद नहीं आती। लेकिन अब जब कुछ नहीं रहे 3 में न 13 में, तो उनको अब गरीबी याद आ रही है। मुझे लगता अगर वो इन चीजों को समझ सकते तो आज वो इस स्थिति में जहां हैं वो नहीं होते। कांग्रेस को इन सारी चीजों पर विचार करना चाहिए। और जिस प्रकार से आदरणीय हमारी गांधी जी, सोनिया गांधी जी जो चिड़चिड़ा रही हैं संसद में या फिर बहुत ही क्रोधित हो रही है, इन सारी चीजों को उन्हें समझ करके चीजों को, पार्टी को अपने आगे बढ़ना चाहिए। और जो धरना प्रदर्शन केवल अपने लोगों के लिए और पार्टी के लोगों के लिए हो रहा है, अगर नेहा जी यही कार्य जनता के लिए होता तो जनता उन्हें कहीं ना कहीं आज पसंद करती। वो जो दुर्दशा आज उत्तर प्रदेश में उनकी है और पूरे राष्ट्र में होने जा रही है, वो बिल्कुल नहीं होती। जय जी जवाब दीजिए। सवाल इस बात को लेकर भी है, गुजरात में चुनाव है लेकिन राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है आप लोगों का, ईडी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, गांधी परिवार पर जब आंच आती है तो तमाम कांग्रेस के नेता निकल आते हैं। नहीं लगता कि जनता के लिए भी इतने बेहतर तरीके से अगर आवाज उठाई हुई होती तो शायद आज ये कंडीशन नहीं होती कांग्रेस की? लगता है आपको ऐसा? बिल्कुल, देखिए ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जनता के लिए आवाज नहीं उठाती, हमेशा जनता के साथ खड़ी है। और जहां तक कंचन जी का सवाल है जो ये बोल रही हैं, तो मैं बता दूं, ये परिवार वो परिवार है जब हमारा देश गुलाम था तब भी जो है नेहरू जी जहाँ पढ़ते थे वहां पे वो हर दिन मेन गेट से जाते थे और एवरीडे टैक्स देते थे। वहां से मेन गेट से अलाउड नहीं थे एशियंस जाना, सिर्फ ब्रिटिशर जा सकते थे। तो वो वेल नोन वेल्दी पर्सन और फैमिली से बैकग्राउंड से आते थे। अब मैं मोदी जी का बैकग्राउंड में हमारे प्रधानमंत्री में बोलना नहीं चाहती, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, पर उनका बैकग्राउंड उठा लो और उनकी जो लाइफ स्टाइल है, जो लग्जरी चल रही है और उनका जो क्या बैकअप है, उनका जो सब चल रहा है, तो ये मैं इनसे जानना चाहूंगी। तो गुजरात की बात कर रही हैं, तो गुजरात का मॉडल आप बताएं। आप यूपी का बता रही हैं, गुजरात में जो तस्करी चल रही है, चाहे वो ड्रग्स की हो या शराब की हो, क्या ये क्या कहना चाहेंगी? वहां से कितना सारा पैसा बाहर गया है। अगर आम आदमी पार्टी अपना इलेक्शन लड़ रही है और अगर वो बिजली फ्री देने की बात पैसे के बारे में अभी जिक्र कर रही थी, 650 करोड़ का नोटिस, ईडी पीछे पड़ी है, ईडी के सवाल के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपके सारे कार्यकर्ता रोड पर आ गए, इन सारी चीजों का जवाब है आपके पास, आप मुझे स्पष्ट कर दीजिए, पूरी जनता को स्पष्ट कर दीजिए, जनता की तरफ से ये प्रश्न है आपके लिए। लेकिन जो बड़े स्तर पे काम होता है, जो अरबों की जमीन 100 रुपए में दी जाती है, उसके
के बारे में नहीं कहा जाता है। उद्योगपति दोस्त हैं जो पानी की तरह पैसा बहाते हैं इलेक्शन के टाइम पे और इन्हें काट देते हैं, वो पैसा कहाँ से आ रहा है इसका हिसाब ये देंगे। ठीक है, साथ ही साथ कंचन जी इसका भी जवाब दे दीजिए, क्योंकि अभी रमेश जी भी कह रहे थे कि देखिए चाहे राष्ट्रपति बनाने की बात हो या फिर सेना के शौर्य की बात हो, जब जब इस तरह की चीजें होती है तो प्रधानमंत्री खुद ही क्रेडिट ले लेते हैं। सब याद होगा उससे पहले जब लोकसभा चुनाव थे, उससे पहले बालाकोट स्ट्राइक हुई थी और उसके बाद इसका भी क्रेडिट ले लिया था जी हमारी सरकार में हुई। तो इन सब चीजों पे जो देश की चीजें हैं उन पे क्या क्रेडिट लेना सही है क्या? उन्हें चुनावी मुद्दा बनाना ठीक है क्या? क्रेडिट लिया, ये तो कोई जान रहा है कि कर कौन रहा है, किया किसने नहीं। जो किसी और को करना चाहिए वो आज हम कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ही कहने वाली बात है। किसी और को करना चाहिए का क्या मतलब है जी? किसी और को करना चाहिए था का क्या मतलब है? किसको करना चाहिए? तो जो मौजूदा सरकार है वो अपने हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से काम करती है। हमारे यहाँ पर रही है, कांग्रेस को करना चाहिए। पहले कांग्रेस के टाइम पर आप देखिए ना कि पाकिस्तान खुद ही हमें डराता रहता था, हम पाकिस्तान से डरते रहते थे और मनमोहन सिंह जी कहते रहते थे बस चुपचाप प्रेम का साथ दो, भले ही वो हमें कुछ भी कर जाएं लेकिन हम लोग बस केवल चुप रहेंगे, आराम से बैठेंगे। तो ऐसा नहीं होता, ये हमारे धर्म में और भारत में संस्कार जरूर है कि हम प्रेम से रहते हैं, लेकिन नहीं, अगर कोई हमारे मान का हानि कर रहा है तो बिल्कुल भी ये हमारे संस्कार नहीं है कि आप चुपचाप बैठे, फिर आप निर्बल हो जाते हैं और निर्बल का मतलब फिर जीवन नहीं होता है। इसलिए अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका जवाब देना भी फर्ज होता है और ये हमारी ही सरकार में हुआ है। पहले की सारी चीजों को हम सब समझते हैं, इसलिए ये सारी चीजें आप ना ही कहें। और अगर मैं देश में कांग्रेस की चीजों को समझ, जो आप कह रही थी कि टैक्सी से जाते हैं, यहाँ से जाते हैं, सभी लोगों को मालूम है कि कांग्रेस के आला नेताओं की सिगार भी हेलीकॉप्टर से विदेशों से आया करती थी। इसलिए यहाँ डिबेट में मुझे मत खुलवाइए कि इन लोगों की कंडीशन क्या रही है और इन लोगों ने जीवन यापन कैसे किया है। खैर इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है आप शासन काल में थे, बाकी आपको देश की स्थिति पहले समझना चाहिए, तब इन सारी चीजों को करना चाहिए। ठीक है रमेश जी, क्या लगता है कि पुराने पैटर्न पे चल के आम आदमी पार्टी गुजरात को फतेह कर पाएगी क्या? क्योंकि उसी बात को आप वापस वहां पे भी दोहरा रहे हैं, जिस बात को आपने दिल्ली में दोहराया, जिस बात को आपने पंजाब में रखा, जिस पैटर्न पे आप इन दोनों जगहों पर फतेह हासिल कर पाए, उसी पैटर्न पे क्या गुजरात फतेह कर पाएंगे आप? क्या लगता है ऐसा आपको? क्योंकि वहां पर पिछले तकरीबन 26 सालों से 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन है और वहां पर जड़ें मजबूत है भारतीय जनता पार्टी की। उन जड़ों को निकाल फेंकना इतना आसान है क्या आम आदमी पार्टी के लिए? जो पुराने पेड़ होते हैं ना, आंधियों की हवाओं में वही जड़ से उखड़ जाते हैं, 27 साल बहुत होते हैं। और दूसरी बात, क्या गुजरात के बच्चों को अच्छी शिक्षा ली चाहिए? अभी मनीष जी गए थे वहां पर, विद्यालयों का ऐसा बुरा हाल उन्होंने देखा, उनके जो फोटोग्राफ्स आए, छतें टपक रही है, कुर्सियां नहीं है, महिलाओं के लिए अलग से शौचालय नहीं है बालिका विद्यार्थियों के लिए, तो क्या उनको अच्छी शिक्षा दी चाहिए? अच्छा स्वास्थ्य उनको नहीं चाहिए? प्राइमरी हेल्थ सेंटर उनको नहीं चाहिए? ऐसा नहीं कि हम कुछ दोहरा रहे हैं। अगर जनता के एक वर्ग का भला हमने दिल्ली में किया, पंजाब में कर रहे हैं, आप देखिए वहां 75 मोहल्ला क्लिनिक बन करके तैयार हो गए और हम उनको लॉन्च कर रहे हैं 15 अगस्त को। 5,000 करोड़ का कर्जा हमने वापस कर दिया, जो 6.5 लाख का कर्जा था अभी तक। अगर हम इस जनता की भलाई के काम को जनता के लिए गुजरात में भी करना चाहते हैं तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। वो कह रही है दिल्ली में क्या चल रहा है? दिल्ली में सरकार चल रही है, जनता द्वारा चुनी हुई और जनता के लिए चल रही है। अब मैं बताऊं, रेवड़ी वाले थे थोड़ा सा, किसानों को हर क्वार्टर में 2,000 रुपए आप यहाँ तारीफें लूट रहे हैं सर, और एक तरफ यहाँ आप दिल्ली के कचरा करवा दे रहे हैं, चाहे मैं शराब की स्थिति में देख लूँ, चाहे स्थिति में देख लूँ, चाहे कानूनी व्यवस्था की स्थिति में देख लूँ, चाहे आपके कैमरों की स्थिति में देख लूँ, सारी आपकी गड़बड़ बनी हुई है। आप एक तरफ सरकार बनाने पे तुले हुए, यहाँ सब आपने अस्तव्यस्त कर दिया, सरकार ऐसी तो नहीं चलती है। आप किस मॉडल को भी समझ रहे होंगे लोग, दिल्ली मॉडल से देख करके चाइना के प्राइम उस स्थितियों को समझ रहे होंगे। और जो आप गुजरात का रंग फैला रहे हैं, एक बात मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नहीं कंचन जी चाइना ठीक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में घुस गया है, उस पर क्यों नहीं स्ट्राइक करते? अरुणाचल प्रदेश घुस गया,
पैगाम घुस गया, उस पर क्यों नहीं स्ट्राइक करते? स्ट्राइक हो रहा है, आपको नहीं मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई नहीं कर पाया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रवि अरोड़ा जी, जिस बात का जिक्र अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, देखिए आम आदमी पार्टी की जो आम आदमी पार्टी है वो बहुत सक्रियता के साथ गुजरात में देखी जा रही है कि आगे बढ़ रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा डेंट किसे लगेगा, भारतीय जनता पार्टी को या फिर कांग्रेस को? देखिए, आप ये समझिए कि जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, उसने सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस को पहुंचाया है। चाहे वो आप दिल्ली की बात कर लीजिए, चाहे पंजाब की बात कर लीजिए, और कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक डाइवर्ट हुआ है पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के पास। और आज जो गुजरात में बड़ा वोट बैंक है, चाहे वो आदिवासी वोट बैंक की बात करो या दूसरे वोटों की बात करो, उसके अंदर नुकसान पहुंचाने का काम जो है आम आदमी पार्टी कर सकती है। लेकिन उसका कहीं ना कहीं, क्योंकि राष्ट्रपति जिस प्रकार से द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, इससे उनको बेनिफिट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन आम आदमी पार्टी नुकसान तो पहुंचाएगी, ये तय है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ बड़ा नुकसान पहुंचा पाएगी। उसका कारण ये है कि देखिए, जहां तक बात होती है बिजली पानी मुफ्त और ये सब चीजें, तो बिजली दिल्ली में मुफ्त कर दी, पानी फ्री कर दिया, लेकिन दिल्ली में आज पानी जो है कहीं भी किसी भी नल में पीने लायक नहीं है। बिजली जो अभी बहुत लगा था, पिछले 1 महीने से लगा था, महंगी भी कर दी पीपीसी की वजह से। पर मैं समझता हूँ कि गुजरात के अंदर आप ये समझिए, वहाँ एक मजबूत वोट बैंक, कैश वोट बैंक है बीजेपी का, उसके साथ वहाँ पर जो है बीजेपी लगातार, क्योंकि इस बार आप मानेंगे करीब 50 से ज्यादा टिकटें कटने वाली हैं। खुद नरेंद्र मोदी वहाँ पे निगाह रखे हुए हैं, और खासकर उनका मकसद इस बार, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से वो दौरे कर रहे हैं, उनको भी पता है कि आम आदमी पार्टी उन्हें जो है नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन उनको ये भी पता है कि वो पूरी तरह से वो निगाह रखे हुए हैं, और जिन लोगों की टिकटें करती है उनके काम का वर्कआउट देखा गया है कि किस प्रकार से कहाँ कमियां आ रही हैं, उन सब पर नजर रख रहे हैं खुद प्रधानमंत्री मोदी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो खुद इस मैदान में कूद पड़े हैं, क्योंकि उनका वो गृह क्षेत्र है। और अगर आम आदमी पार्टी उनको ज्यादा नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाती है, तो ये मोदी के लिए भी चिंता का विषय हो जाएगा, क्योंकि वो उनका गृह क्षेत्र है। तो मुझे लेकिन अभी तक सही बात कह रहे हैं आप कि अभी तक देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को ही सबसे ज्यादा डेंट आम आदमी पार्टी ने दिया है। असल में कांग्रेस के अंदर दिक्कत क्या है? कांग्रेस के अंदर दिक्कत ये है कि कांग्रेस में एक बड़े बदलाव की डिमांड लगातार पार्टी के ही अपने बड़े नेता लगातार करते रहे हैं, लेकिन क्या है कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है अभी तक कि वो जो इस बदलाव को अमली निजामा पहचान सके। तो ये कारण, बहुत बड़ा कारण है कि कांग्रेस के अंदर एक बड़ी दिक्कत है कि आज जो है उसका वोटर उससे मुख मोड़कर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ। जय जी का रुख कर लेते हैं। जय जी, आपने सुना अभी जिस बात का जिक्र ब्रेक पे जाने से पहले रवि जी कर रहे थे, कह रहे जब भी आम आदमी पार्टी लड़ी है सबसे ज्यादा नुकसान तो कांग्रेस को हुआ है। इस बार भी लगता है क्या कि कांग्रेस का ही वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही? क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि देखिए सरकार बनाने नहीं जा रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन डेंट जरूर देगी, उसमें सबसे ज्यादा डेंट कांग्रेस पार्टी को ही होगा। कांग्रेस पार्टी का ही नुकसान करती है, ये बिल्कुल फैक्ट है। इनकी तो पृष्ठभूमि ही कांग्रेस ने ही रखवाई है। अगर आप देखें उस समय, जिस समय कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और तभी को आप पार्टी पैदा हुई और शीला दीक्षित ने बहुत अच्छा काम किया, पर उस समय समीकरण अलग बने। अन्ना जी को आगे करके जब इसकी नींव रखी गई तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने ही इसे बेस किया और कांग्रेस के ही नुकसान करते हैं, चाहे वो पंजाब देख लें। तो हो सकता है कुछ वोट का नुकसान हो, इसमें दो मत नहीं है। नहीं तो अपनी खामियां, अपनी गलतियां नहीं देखते हैं आप? नहीं, हमारी गलतियां हैं, हमारा संगठन कमजोर है और दिन बाय दिन कमजोर हो रहा है। मैं मानती हूँ इस चीज को। कांग्रेस को बहुत जरूरी है कि संगठित रहे और संगठन पे काम करे। ठीक है, और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो बेहतर हो। ठीक है, ठीक है। कंचन जी जल्दी से रखिए अपनी बात। बनाया है ऐसे, हम जैसे लोगों में डिबेट नहीं बनाया गया है, इसलिए उसकी गरिमा रखें और डिबेट में इस तरीके से संविधान का तिरस्कार ना करें, मैं आपसे निवेदन करूंगी। बाकी नेहा जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरा ही स्लॉट है ना? जी जी जी, आप ही रखिए अपनी बात। ओके। जिस प्रकार से यहाँ पर कांग्रेस स्त्रियों के लिए बोलती है, स्त्रियों के लिए अपमान करती है, तो आप जानती हैं कि ये बहुत ही गलत बात है। और बात कह रही हैं, तो मैं कहूँगी कि स्त्रियों का जहाँ सम्मान नहीं होता ना, वहाँ किसी प्रकार से वो चीजें बनती नहीं है और आप यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। और कांग्रेस की वही हो रही है क्योंकि उन्होंने ऐसा है
ऐसा कांग्रेस कभी स्त्रियों का अपमान नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा स्त्रियों का सम्मान किया है। आपके खुद के जो लीडर्स हैं उन पे रेप के चार्जेस भी लगे हैं, उनकी भी कार्रवाई नहीं हो रही। गोधरा जैसे कांड आपके जगह पे होते हैं। बीजेपी कार्यकाल में इस तरीके की चीजें हो रही हैं, ये कोई मैं आपके साथ हो जाऊंगी अगर आप कहेंगी सोनिया गांधी के अलावा, प्रियंका गांधी के अलावा, उनके परिवार के अलावा, इंदिरा गांधी के अलावा मुझे 5 स्त्रियां आप गिना दीजिए। मैं आपसे सहमत हूं, मैं उंगलियों पर रखे हूं, आप गिनाइए किन 5 स्त्रियों का सम्मान हो, किन बड़े पदों पर है वो। नहीं ना, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा इन चीजों का। तो खैर आप इन चीजों को मत ही बोलिए। बाकी मैं आ जाऊं आम आदमी पार्टी पर। अभी बहुत बड़े बड़े वचन बोल रहे थे हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आप कहते हैं कि बहुत अच्छा शासनकाल चल रहा है। आपको मालूम है नेहा जी, आप भी दिल्ली के यहाँ वहाँ नोएडा टच में ही रहती होंगी, आप पुरानी दिल्ली जाती होंगी। पुरानी दिल्ली में जो निचले भाग है वहां पर हर टाइम नाले का पानी भरा रहता है। वहां पे बहुत ही, जब बारिश हो जाती है तो स्थितियां क्या हो रही हैं वो शायद मुझे लगता है हमारे वहां के सीएम साहब को नहीं दिख रहा है। बस उनको गुजरात नाले का काम दिल्ली की सरकार करेगी या एमसीडी करेगी? कौन करेगा? नहीं, वो चीजें एमसीडी में तो आपकी मेजोरिटी है ना, वो तो दिल्ली के सरकार के तहत भी आती है ना, वो चीज इनको भी ध्यान देना चाहिए। मुद्दे पे आइए। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं क्योंकि आप लोग इतना बौखला गए हैं, इतना डर गई है मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार, कि उन्होंने सबसे पहले हमारे हेल्थ मिनिस्टर और फिर उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर दोनों पर शिकंजा कसा, जबकि सबसे ज्यादा अच्छा काम दिल्ली की सरकार ने हेल्थ मिनिस्ट्री और उसके बाद फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री में किया है, और तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार डर गई है। लगता है आपको ऐसा कि डर है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से? नया जी देखिए, गड़बड़ी जहां पर भी होगी तो उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ। जहां यहाँ पे भी बहुत सारे मंत्रालय में गड़बड़ी हुई तो उनको भी निकाला गया। हमारे जो हाईएस्ट जो उच्च अधिकारी रहे उनको भी निकाला गया। ओएसडी जो रहे मिनिस्टर के उनको भी निकाला गया जहां से कमियां आई। तो इसमें तो कोई भी पक्षपात की तो बात है ही नहीं, जहां कमियां होंगी वहां निकाला जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है, जनता के हित में बात है। जो गड़बड़ करेगा देश हित में नहीं होगा उसे निकाला जाएगा। बाकी रही बात, आपको एक बात मालूम है, एक बार हमारे सीएम जो दिल्ली के सीएम है वो बोलते हैं कि जब से हम आए हैं हमने इतना अच्छा दिल्ली में कर दिया है कि बिजली जाती नहीं है। अब तो इन्वर्टर की दुकान में जाओ तो शायद आपने भी सुना हो, इन्वर्टर बिकना ही बंद हो गया है। और एक सर्वे के दौरान पता चला कि जब से वो आए दुकानदारों ने बताया कि सबसे ज्यादा बिक्री इन्वर्टर की हो गई और ज्यादा बिक्री बढ़ गई। तो ये तो वही हो गया ना रामचरितमानस में, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, सब झूठ ही झूठ चल रहा है। तो ठीक है भाई, देखते हैं। रमेश जी जवाब दीजिए। कह रहे झूठ की बुनियाद पे आप लोग आए, झूठ की बुनियाद पे आप लोगों ने पार्टी बनाई, झूठ की बुनियाद पे ही आप लोग सत्ता में आए और अब भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे। बोलेंगे ना मैडम, आज ही ईडी की कोर्ट में जब को गया पेश किया तो ईडी को क्या फटकार लगाई है कोर्ट ने? आप लोग ऐसे करके आप बहुत काफी जिसको नहीं माना जा सकता, और जब सचिन कंपनी डायरेक्टर आपने उनको सब भेज दिया मनी लॉन्ड्रिंग का, आज भी फटकार लगाई है। अदालत जो नहीं बोलती ना, जांच बूझ करके 2-2.5 महीने से हमारे मंत्री को इन्होंने अंदर रखा हुआ है। तो जो ये प्रपंच है, ये झूठा, उसको पकड़ो, उसको उठा दो, ये सब पत्ते एक आगे उधर रही है। और गुजरात में इस बार जबरदस्त समाधान होने वाला है। एक बात जो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये मुफ्त की रेवड़ियां उससे भला नहीं होता, और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जी वो तो प्रसाद के रूप में हम देते हैं। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा प्रसाद की बात कर रहे हैं सर आप? मुझे समझ नहीं आता। अरविंद केजरीवाल, गोवा की जनता ने आपको नकार दिया, उत्तराखंड की जनता ने आपको नकार दिया, आप कहते हैं जी हम तो मुफ्त में प्रसाद दे रहे हैं जनता को। ऐसा प्रसाद चाहिए क्या लोगों को? जहाँ पानी तो मुफ्त में दे लेकिन वो पीने लायक ना हो, जहाँ बिजली तो दे लेकिन वो 300 यूनिट से ऊपर ना हो, तो ये कैसा प्रसाद है सर? अब बात कर दो। हाँ देखिए, जहां तक गुजरात की बात है, हाँ, प्रधानमंत्री भी हिले हुए हैं। गुजरात के पहले ही उन्होंने रेवड़ी की बात क्यों की? क्योंकि उनको पता है कि हमने जो दिल्ली मॉडल को पंजाब में रखा, पंजाब में उस मॉडल को हाथों हाथ दिया गया। अब उनको यही डर है कि गुजरात भी उस मॉडल को हाथों हाथ न दे दिया जाए। और गुजरात निकला, संघ ने प्रधानमंत्री जी को छोड़ा। मैं आपको बताया
गुजरात में पिछली बार भी ये हाथ से आपसे बचे, इनका बहुमत अपने आप नहीं आ पाया था, हाथ से बिल्कुल जिसको कहते हैं ना स्केप थ्रू हुआ है। अगर किसी बात से हार गए। अब मैं एक बात और सुनाई करूं कि हम कांग्रेस का करते हैं। दिल्ली का उदाहरण लीजिए, 2013 में भारतीय जनता पार्टी यहाँ सबसे बड़ी पार्टी थी 32 सीटों के साथ, हमारी एक सीट थी, उन्होंने बनाई, फिर उस फिर हमने और इसकी सरकार हमारी बनी, हमने इस्तीफा दिया। उसके बाद 2015 आ गया, भारतीय जनता पार्टी 2 अंकों में नहीं पहुंची। 2020 आया, भाजपा 2 अंकों में नहीं पहुंची। कहने का मतलब ये नहीं कि हमने कांग्रेस को डेंट पहुंचाया है, जी नहीं, कांग्रेस तो अपने आप जैसा ठीक है कांग्रेस के यहाँ पे जिक्र होना, लेकिन एक रवि जी सवाल मेरा आपसे है, कांग्रेस पार्टी से गुजरात में इतनी सिर्फ टोवल की स्थिति बनी हुई है। अभी हाल ही में आपने देखा हार्दिक पटेल भी छोड़ के चले गए, इससे पहले वो लगातार आरोप लगाते रहे। केंद्र नेतृत्व से हमने बात की, राहुल गांधी से हमने बात की, वहाँ जो नेता हैं, बड़े नेता, वो मठाधीश बन के बैठ गए हैं, लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, युवाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। ये भी एक बड़ी दिक्कत है क्या कांग्रेस के अंदर कि जो अच्छे नेता हैं, जो आगे निकलना चाहते हैं, उन्हें मौका नहीं मिलता है, जो मठाधीश बने हुए हैं वो आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। सच तो ये है कि कांग्रेस के बड़े नेता अपने खुद नेतृत्व से परेशान हैं। सबसे बड़ी बात आपको एक बात बता दूं कि कांग्रेस के अंदर पहले फैसले सोनिया गांधी जी लेती थी, उनकी एक पूरी टीम होती थी। अब फैसले लेने वाले सोनिया गांधी जी के अलग फैसले होते हैं, राहुल गांधी जी के अलग फैसले होते हैं, प्रियंका गांधी जी के अलग फैसले होते हैं। जब 3 जगह से फैसले होने लगते हैं, अब उनके सबके जितने भी बड़े नेता हैं वो अलग अलग हैं। तो मैं समझता हूँ उसकी वजह से काफी जो है पार्टी इस समय खिलाफ की तरफ है। ये नेतृत्व परिवर्तन की डिमांड लगातार पार्टी के ही बड़े नेता लगातार करते रहे हैं, और आज कार्यकर्ताओं को आप कैसे संभालोगे जब खुद बड़े नेता ही उनसे परेशान है। तो बेशक से जो दिख रहा है उसके पीछे बहुत कुछ चल रहा है। अभी भी आप मानेंगे बहुत सारे कार्यकर्ता मैं देख रहा हूँ लगातार, मेरे डिबेट पर भी रहते हैं वो लोग, जो पार्टियों के प्रवक्ता आते हैं वो लोग मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो खुद ही रुष्ट हैं कहीं ना कहीं। तो मैं समझता हूँ, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस की हालत अच्छी नहीं है। बिल्कुल कांग्रेस की हालत तो सर अच्छी नहीं है, देख भी रहे हैं हम। और गुजरात को अगर फतेह करना है तो जाहिर तौर पे बहुत मेहनत करने की कोशिश यहाँ पर करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी गुजरात में कुछ हद तक आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, या फिर जनता के मन में जगह बना सकते हैं, उनके दिल में जगह बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।